बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जतोई के चैप्टर नंबर 15 की पार्ट 6 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेटिनल वेन ओक्लूजन की। अब रेटिनल वेन ओक्लूजन ना बेसिकली तीन तरह की होती है। एक होती है सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, एक होती है ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन और एक होती है हेमी रेटिनल वेन ओक्लूजन। अब इसकी सबसे पहले ना बात करें तो इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे कि तीनों के अंदर क्या फ़र्क होता है। इटियोलॉजी को समझते हैं उससे पहले। कुछ इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स आते हैं जो कि वेन की ओक्लूजन करवा रहे हैं, कुछ इसके अंदर अनकॉमन फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर पेशेंट की एज डिपेंड कर रही होती है, जो जाहिर सी बात है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखी जाती है। अब बूढ़े लोगों में क्या होता है कि नॉर्मली हम जब बात करते हैं ना कि जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और जो वेन होती है वो हमें पता है कि लैमिना क्रिब्रोजा वाले पोर्शन से निकल रहे होते हैं और ये एक ही शीट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो बूढ़े लोगों में क्या हो रहा होता है कि एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस ज़्यादा डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से जो ये ना बेसिकली एथेरोस्क्लेरोटिक इवेंट्स ये आर्टरी के अंदर डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से चूंकि ये कॉमन शीट के अंदर आर्टरी और वेन प्रेजेंट है, तो जब एक आर्टरी के अंदर हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस डेवलप होंगे तो वो वेन्स को कंप्रेस करवा देते हैं, जिसकी वजह से वेन की ओक्लूजन डेवलप हो जाता है। उसी तरह अगर बात करें रेटिना के अंदर ये वाले चेंजेस डेवलप हों तो हमें पता है कि जो ब्रांच रेटिनल आर्टरी होती है उसके अंदर भी अगर आर्ट्रियोल होता है उसके अंदर भी अगर एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आने लग जाएंगे तो उसकी वजह से जो ऑप्टिक डिस्क के लेवल पे भी एवी क्रॉसिंग हमें नज़र आ रही होती है, तो इसके रिजल्ट में भी ओक्लूजन डेवलप होती है। हमने क्या बात की कि एक तो ये डेवलप हो सकती है लैमिना क्रिब्रोजा के लेवल पर और दूसरा ये रेटिना के लेवल पर डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये भी ना कॉमन ही एडवेंटिशियल शीट में पड़े होते हैं। अच्छा, एक तो एज पेशेंट की इसको कॉज करवा रही होती है, यानी इंक्रीजिंग एज। दूसरा सिस्टेमिक हाइपरटेंशन अगर कंडीशन डेवलप है तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में हमने पीछे पढ़ा है कि सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में क्या हो रहा था कि आर्ट्रियोल्स जो थे वो वेन्स को कंप्रेस करवा रहे थे, तो इस कंडीशन में ये वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटस में जाहिर सी बात है डायबिटिक रेटिनोपैथी इतनी एक्सटेंसिव अभी हम पढ़ के आए हैं, तो उसमें भी वेन की ओक्लूजन हो सकती है। नेक्स्ट रेस इंट्राओक्यूलर प्रेशर, अगर जाहिर सी बात है कि अगर इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वेन्स कंप्रेस हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में ये वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसके अलावा ड्रग्स, फॉर एग्जांपल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमें पता है कि थ्रोम्बोसिस के रिस्क को ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है और अल्टीमेटली रेटिनल वेन्स के अंदर हमें ओक्लूजन नज़र आ सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग के रिजल्ट में हमें पता है कि जो सारी वेसल्स होती हैं उनके अंदर हमें कंस्ट्रिक्शन नज़र आती है, तो एक्सेसिव जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी रेटिनल वेन ओक्लूजन डेवलप हो सकती है। अच्छा, अब अनकॉमन कॉजेज़ की बात करें तो अनकॉमन में हाइपर विस्कोसिटी अगर ब्लड की हो जाए तो वो ओक्लूजन करवा सकती है। हाइपर विस्कोसिटी कैसे होगी? ल्यूकीमिया में या फिर पॉलीसाइथीमिया में डेवलप हो सकती है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिक डिसऑर्डर जैसे हाइपर होमोसिस्टीन्यूरिया में ये वाली कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन अगर वेसल्स की हो गई है, ईल्स पेरीफ्लेबाइटिस हम इसको बोलते हैं, उसमें हो सकता है। उसके अलावा सार्कोइडोसिस में ये वाली कंडीशन हो सकती है कि एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन हुई है जिसने वेन्स को कंप्रेस कर दिया। उसके अलावा लोकल कॉजेज जैसे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के जो ऑर्बिटल सेप्टम होता है उसके पीछे अगर इन्फ्लेमेशन डेवलप हो गई है, इन्फेक्शन डेवलप हो गई है, तो वो वेन्स को कंस्ट्रिक्शन उसकी ओक्लूजन करवा सकती है। और अगर कैवर्नस साइनस के अंदर थ्रोम्बोसिस हो गया तो जाहिर सी बात है ना कि जितनी भी वेन्स होती हैं उसने आकर कैवर्नस साइनस में ड्रेन करना होता है, तो अगर उसके अंदर ही थ्रोम्बोसिस डेवलप हो गया तो हमारी जो रेटिनल वेन्स हैं उनके अंदर भी वो ट्रैवल करके जा सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन हम क्या कैरी आउट करवाएंगे जब हमने रेटिनल वेन ओक्लूजन को आइडेंटिफाई करवाना है। एक तो हम ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे ताकि हाइपरटेंशन को रूल आउट करवा सकें, ब्लड CBC ESR करवाएंगे ताकि इन्फ्लेमेशन वगैरह के कॉज को रूल आउट करवा सकें। उसके अलावा ब्लड शुगर करवाएंगे, लिपिड प्रोफाइल चेक करवाएंगे, ये ऑब्वियस सी कॉज है। उसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के क्या लेवल्स हैं। उसके अलावा ऑटो एंटीबॉडीज, अगर कोई ऑटोम्यून रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वेन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन डेवलप हो रही है तो उसको हम रूल आउट करवा लेंगे। अच्छा, अब हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। क्लासिफिकेशन हमने क्या क्या पढ़ी थी? सबसे पहले सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। अब सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन में आगे ना दो टाइप्स होती हैं, एक नॉन इस्कीमिक होती है और एक इस्कीमिक होती है। अब इन दोनों के अंदर बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रल रेटिनल वेन की तो ओक्लूजन हो रही है, लेकिन ना एक के अंदर इस्कीमिया डेवलप नहीं हो रहा होता और एक के अंदर हो रहा होता है। अब इसमें क्या फ़र्क है कि फॉर एग्जांपल नॉन इस्कीमिक की जब हम बात करते हैं ना तो इसके अंदर खाली वीनस टेस्टिस हुआ होता है, यानी जो ब्लड फ्लो है ना वो कम हुआ होता है लेकिन कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ होता। सो इसी वजह से हम इसको नॉन इस्कीमिक बोलते हैं। अब इसके अंदर जो पेशेंट है वो किस कंप्लेन के साथ आएगा कि यूनिलैटरल साइड पर उसको पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो रहा होगा। पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा होगा? पेशेंट को ना एक साइड का यूनिलैटरल मतलब पेनलेस लॉस ऑफ विजन के साथ पेशेंट आ रहा होगा, ये काफ़ी सडन डेवलप हो रहा होगा। अब साइंस हम एग्जामिनेशन पे क्या पता लगाएंगे कि विजुअल एक्यूटी पेशेंट की ना माइल्ड टू मॉडरेट किस्म की
लॉस हुई होगी। मतलब एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट हम पहले पढ़ के आए हुए हैं कि लाइट के रिस्पॉन्स में हमें पता है कि प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन होती है। अगर एफरेंट पाथवे यानी आने वाले पाथवे के अंदर, यानी जिसने लाइट को रिसीव करना है उस पाथवे के अंदर मसला आ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला डिफेक्ट आ रहा होगा। अब इस केस में चूंकि इस्कीमिया भी डेवलप नहीं हुआ, तो एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट भी अभी एब्सेंट या फिर थोड़ा सा माइल्ड किस्म का होगा। उसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर जो होगा वो हमें रेस मिल रहा होगा। अब जब हम बात करते हैं ना कॉजेज़ की, तो हमने डिस्कस किया कि अगर इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ हुआ तो उस कंडीशन में भी जो वेन्स होती हैं उनके अंदर फ्लूजन डेवलप हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में ये वाली कंडीशन होती है। अब इसमें बेसिकली इसको समझना भी ज़रूरी है कि जैसे अगर ब्लॉकेज हुई है, तो ब्लॉकेज वेन के अंदर ब्लॉकेज हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जो रेटिनल वेसल्स हैं उनके अंदर क्या हो जाएगी, ब्लड पूलिंग हो जाएगी। अब ब्लड पूलिंग के रिजल्ट में हमें पता है कि इस्कीमिया डेवलप होता है, और ये वाला जो इस्कीमिया होगा ना, ये न्यू वेस्कुलराइजेशन की फॉर्मेशन करवाने लग जाएगा, और ये जो न्यू वेसल्स बनेंगी ना, ये हमारे जाके एंगल को भी इन्वॉल्व करने लग जाती हैं, तो इसकी वजह से भी ग्लोकोमा डेवलप हो सकता है। अच्छा, अच्छा, अब फंडस पे हमें क्या नज़र आएगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। इसमें ना सबसे पहले स्पॉन्टेनियस जो वीनस पल्सेशन होंगी वो इसके अंदर एब्सेंट होगी, यानी जो वीनस के अंदर वीनस सिस्टम में हम पढ़ते हैं ना, पल्सेशन आ रही होती हैं, तो वो इसके अंदर एब्सेंट होंगी क्योंकि ब्लड फ्लो कम हुआ होता है। तो अगर रेटिनल वेन्स की बात करें तो वो हमें डायलेटेड, इंगोज एंड टॉर्टुअस सी नज़र आ रही होंगी। ब्लड फ्लो कम हुआ हुआ ना, तो ब्लड आगे की तरफ नहीं जा रहा, तो ब्लड जो है वो इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से जो वेन है वो डायलेटेड सी हुई हुई है, इंगोजमेंट हुई हुई है ब्लड के अंदर, काफ़ी ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हुआ हुआ, और टॉर्टुअस हुई हैं। टॉर्टुअस मतलब ऐसे मुड़ी मुड़ी सी नज़र आ रही होती हैं। उसके अलावा डॉट ब्लॉट और फ्लेम शेप हैमरेज नज़र आ रहे होते हैं। ये क्यों नज़र आ रहे होंगे, जब वेसल्स वेन्स बहुत ज़्यादा फूली होंगी तो उनके अंदर से ब्लड बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगा, जो कि हमें डॉट ब्लॉट या फिर फ्लेम शेप हैमरेज के तौर पर नज़र आ रहा होगा। फिर अब कॉटन वूल स्पॉट हमें नज़र आ रहे होंगे। कॉटन वूल स्पॉट हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब इस्कीमिया डेवलप होने लगता है, मतलब इस केस में इस्कीमिया तो डेवलप नहीं हो रहा, तो कॉटन वूल स्पॉट में भी प्रेजेंट उन्होंने लिखा है, मतलब इस्कीमिया डेवलप नहीं हो रहा तो प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या क्यों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जब ब्लड फ्लो कम होता है या इस्कीमिया डेवलप होता है तो उसके रिजल्ट में हमें पता है कि एक्सोप्लाज्म का फ्लो रुक जाता है। जब एक्सोप्लाज्म का फ्लो रुक जाता है तो जो एक्सोनल डेब्रिस होता है ना, वो आकर एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जो कि कॉटन वूल स्पॉट्स की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। इस ऑप्टिक डिस्क को या मैक्यूला वाले पोर्शन पे हमें एडिमा नज़र आ रहा होता है। अब ये क्यों एडिमा क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि जो रेटिनल वेन्स है वो डायलेटेड पोजीशन है, उनके अंदर से फ्लूइड बाहर की साइड पे मूव होने लग जाएगा, जो कि ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूला के ऊपर एडिमा कॉज करवा रहा होगा, और ये थोड़ा ना माइल्ड होता है, जबकि इस्कीमिक में हम पढ़ेंगे कि थोड़ा सा मॉडरेट या स्वेयर की तरफ ये चला जाता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो ऑप्टिक डिस्क वाला पोर्शन है इसमें हमें एडिमा नज़र आ रहा है, उसके अलावा ये फ्लेम शेप हेमरेजेस हमें नज़र आ रहे होते हैं। अब जब हम एफएफए परफॉर्म करते हैं, एफएफए में बेसिकली ना हम इसको हम बोलते हैं फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी। इसमें हम फ्लोरेसिन डाई देते हैं जिसके थ्रू हम जो रेटिनल वेसल्स होते हैं ना उसको विजुलाइज कर रहे होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कैपिलरीज की परफ्यूजन है वो हमें गुड नज़र आ रही होगी। क्यों गुड नज़र आ रही होगी, क्योंकि आगे मसला वेन्स के अंदर है, तो आर्टरीज ने तो आकर कैपिलरीज के अंदर ड्रेन करना है ना, तो कैपिलरीज की परफ्यूजन हमें गुड नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर देखो तो हमें परफ्यूजन एरियाज़ भी उन्होंने दिखाए हुए हैं। यहाँ पर देखो ना, तो काफ़ी हद तक हमें परफ्यूजन एरिया नज़र आ रहा है। अगर ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा तो परफ्यूजन, इसका मतलब है कि इस्कीमिया की तरफ पेशेंट जा रहा होता है। मतलब ओसीटी परफॉर्म करते हैं तो हमें मैक्यूला के एडिमा के बारे में पता चलता है कि किस हद तक मैक्यूला के अंदर एडिमा प्रेजेंट है। सर कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन ये आ सकती हैं कि सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा डेवलप हो सकते हैं। अब ये क्यों डेवलप हो गया कि फॉर एग्जांपल ये आर्टरी जा रही है, आर्टरी ने आगे कैपिलरी के अंदर ड्रेन करना और कैपिलरी ने आगे वेन के अंदर ड्रेन करना है। अब अगर वेन के अंदर अक्लूजन डेवलप हो रही है, फॉर एग्जांपल अक्लूजन डेवलप हो गई है, तो जो कैपिलरीज होंगी उनके अंदर से जो फ्लूइड होगा वो बाहर की साइड पर मूव करने लग रही है। जब ये बाहर की साइड पर मूव करेगा तो उसके रिजल्ट में मैक्यूला के अंदर ना एडिमा डेवलप हो जाता है, जो कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे ना सिस्टिक पॉकेट्स सी बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा। उसके अलावा ये वाली जो नॉन इस्कीमिक टाइप है, अगर हम इसको ठीक ना करें तो ये इस्कीमिक टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब विजुअल प्रोग्नोसिस की बात करें तो हेमरेज जो होती हैं वो 6 से 12 मंथ तक रिजॉल्व कर जाते हैं। विजुअल प्रोग्नोसिस इस केस में गुड होता है। उसके अलावा विजन लॉस हो सकता है अगर सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा डेवलप हो जाए। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हम सबसे पहले तो सिस्टेमिकली रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करेंगे, जैसे हाइपरटेंशन की वजह से अगर हो रहा है तो उसको ठीक करेंगे, डायबिटीज़ को ठीक करेंगे, इंट्राकुलर प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको ठीक करेंगे, और अगर पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है तो उसमें हमें पता है कि थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, तो वो उसको हम डिसकंटिन्यू कराएंगे। उसके अलावा एंटी प्लेटलेट थेरेपी देंगे ताकि थ्रोम्बोसिस को कम किया जा सके। एस्प्रिन दे सकते हैं या फिर अल्टरनेटिव एंटी प्लेटलेट एजेंट हम दे सकते हैं।
उसके अलावा ऑक्यूलर ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि इंट्राविट्रियल एंटी वेजेफ्स देंगे। अब एंटी वेजेफ्स क्यों देंगे कि इन्होंने क्या करवाना होता है कि जो न्यू वास्कुलराइजेशन होती है ना उनको प्रिवेंट करवाना होता है। इस्कीमिया के रिजल्ट में हमें पता है कि जो रेटिनल सेल्स होती हैं ना वो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं जो कि न्यू वास्कुलराइजेशन करवा रही होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी वेजेफ्स दे रहे होते हैं। अब ये क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं, हम तो कहेंगे ना कि न्यू वेसल को ग्रो होना चाहिए, वो न्यू वेसल्स तो आकर ब्लड को सप्लाई करेंगे, लेकिन ये न्यू वेसल्स बनती हैं ना ये काफ़ी जल्दी में बनती हैं और जल्दी के काम में ना ये काफ़ी ज़्यादा फ्रिजाइल बन जाती हैं, और जब ये फ्रिजाइल बनती हैं तो इनके अंदर से हेमरेजेस डेवलप होने लग जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन अख्तियार कर जाते हैं। तो एंटी वेजेफ एजेंट्स हम इंट्राविट्रियल रूट के थ्रू दे रहे होते हैं। मतलब इंट्राविट्रियल हम ट्राइएमसिलोन देते हैं, मतलब स्टेरॉयड देते हैं ताकि हम मैक्यूलर एडिमा को कम कर सकें। उसके अलावा लेज़र फोटोकोएगुलेशन ज़्यादा इस केस में मतलब इफेक्टिव नहीं होती। लेज़र फोटोकोएगुलेशन में ये करना होता है ना कि जो लीकी एरियाज होते हैं उनको बंद करना होता है, और जो डिस्ट्रॉयड इस्कीमिक एरियाज होते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। नेक्स्ट आता है इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। अब इस केस में जो ओक्लूजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेयर हो गई होती है, जिसकी वजह से जो विजन लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा सडन और स्वेयर ऑनसेट इसका हो रहा होता है। विजुअल एक्यूटी की बात करें तो इवन के फिंगर काउंटिंग, यानी पेशेंट को खाली फिंगर काउंटिंग तक ही विजन लॉस हो रहा, विजुअल एक्यूटी आ रही होती है, या इससे भी ज़्यादा वर्स हो गया होता है पेशेंट की विजुअल एक्यूटी। इसको हम ग्रॉस विजुअल एक्यूटी भी बोलते हैं। मतलब ना विजुअल एक्यूटी का जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हम सबसे पहले ग्रॉस विजुअल एक्यूटी में पेशेंट से ही पूछते हैं ना, ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं, इस तरह से हम पूछते हैं, तो विजुअल एक्यूटी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है। उसके अलावा जाहिर सी बात है कि आफ्रंट प्यूपिलरी डिफेक्ट भी इसके अंदर मार्क्ड होगा। क्यों मार्क्ड होगा? क्योंकि जो आफ्रंट फाइबर्स होती हैं वो रेटिना से ही आनी होती है ना, तो अगर वो ख़राब हो जाएंगे, उनके अंदर स्कीमिया डेवलप हो जाएगा, तो जो प्यूपिल का नॉर्मल रिएक्शन होता है लाइट से वो नहीं आ रहा होगा, तो अल्टीमेटली आफ्रंट प्यूपिलरी डिफेक्ट डेवलप हो जाएगा। सर वेंट्रिकुलर प्रेशर हमें रेस मिलेगा, जाहिर सी बात है। फंडस एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो रेटिना के ऊपर क्या क्या चेंजेस आएंगे, रेटिनल वेन्स बहुत ज़्यादा टॉर्टुअस और उनके अंदर ब्लड पूल हुआ होगा। उसके अलावा रेटिनल हेमरेजेस नजर आएंगे। अब इसके अंदर जो हेमरेज होते हैं बहुत ज़्यादा हो गए होते हैं जो कि तमाम क्वाड्रेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से टमाटो स्प्लैश अपीयरेंस हमें नज़र आ रही होती है। यहाँ पर देखो ना टमाटर की तरह जो फंडस है वो लाल हुई हुई है, तो इसको हम कहते हैं कि फुल ऑफ हेमरेजेस हमें नज़र आ रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ और कंडीशन होती हैं जैसे और डिस्क के ऊपर एडिमा डेवलप हो जाता है। उसके अलावा हाइपरीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। कॉटन वूल स्पॉट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। कॉटन वूल स्पॉट्स भी यही होते हैं कि इस्कीमिया के रिजल्ट में जो एक्सोप्लाज्म होता है उसका फ्लोर हो जाता है, और एक्सोप्लाज्म का जो डेब्रिस होता है ना वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मल्टीपल हेमरेज हमें तमाम क्वाड्रेंट्स में नज़र आ रहे हैं, ऑप्टिक डिस्क का एडिमा नज़र आ रहे हैं, और वेसल बहुत ज़्यादा इंगोल्ड नज़र आ रही है, जिसको हम ओवरऑल बात करें तो टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस बोल रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम जाहिर सी बात है एफएफए परफॉर्म करवाएंगे, जिसमें हम नॉन परफ्यूज एरिया यानी जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, स्कीमिया वाले एरिया से वो हमें ब्लैक कलर में नज़र आ रहे होंगे, उनको देखेंगे। फिर अब ओसीटी परफॉर्म करवाएंगे ताकि हमें मैक्यूला का एनालिसिस कर सकें किस हद तक वहाँ पर एडिमा डेवलप हो रहा है। क्यों इसको क्यों करवाना ज़रूरी है? क्योंकि ये विजन लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोग्नोसिस इसका बहुत ज़्यादा पुअर होता है क्योंकि मैक्यूला के अंदर स्कीमिया डेवलप हो गया तो पेशेंट विजन लॉस की तरफ जा रहा होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगी? मैक्यूला के अंदर स्कीमिया हो सकता है, फिर अब मैक्यूला के अंदर एडिमा डेवलप होता है जिसको बोलते हैं क्रोनिक सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा। ये क्यों डेवलप हो रहा था हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब वेन्स ब्लॉक होती हैं तो जो रेटिनल कैपिलरीज हैं उनके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जो फ्लूइड होता है वो बाहर की तरफ मूव करने लग जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं रोबियोसिस आयराइडस। अब ये क्यों डेवलप हो रहा है? अभी हमने डिस्कस किया ना था कि ब्लॉकेज के रिजल्ट में क्या हो रहा था, वेन्स के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा था जिसकी वजह से स्कीमिया हो रहा था। अब स्कीमिया के रिजल्ट में न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन होती है, और अगर ये वाली न्यू वेसल जाकर हमारे आयरस के अंदर ग्रो कर जाए तो वहाँ पर ये एंगल को ब्लॉक करवाती हैं, जिसकी वजह से नियोवास्कुलर ग्लोकोमा की कंडीशन डेवलप होती है। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? मैक्यूलर एडिमा को ठीक करेंगे। उसके अलावा रोबियोसिस आराइडस को ठीक करवाने के लिए हम पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन करेंगे। उसके अलावा क्रायोथेरेपी एप्लीकेशन भी हम कर सकते हैं। ये बात होगी सेंट्रल रेटिनल वेन की। अब आती है ब्रांच रेटिनल। अगर तो इसकी ब्रांच आगे की साइड पर इन्वॉल्व हो जाए तो एक तो वो एक क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व कर सकती है, यानी जो मेजर ब्रांच होती है ना एवी, जो कि ऑप्टिक डिस्क के लेवल पर पड़ी होती है, तो अगर ऑप्टिक डिस्क के लेवल पर अगर ये मेजर ब्रांच को इन्वॉल्व करेगी तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। और अगर ये ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन के लेवल पर ओक्लूजन कोस करवाएगी ना तो उसको हम बोलेंगे हेमी रेटिनल वेन ओक्लूजन। अब हेमी रेटिनल का क्या मतलब है? हाफ रेटिना इसके अंदर इन्वॉल्व होगा अगर ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन के लेवल पर ओक्लूजन है। लेकिन अगर डिस्क के जो एवी क्रॉसिंग वाला एरिया जहाँ पर आर्ट्रियोल और वेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उसके लेवल पर अगर मसला आ रहा है तो एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर देखो ना
तो ये ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन हमें दिखाई हुई है और इसमें हम हेमी रेटिना को देखा, हाफ रेटिना इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ हुआ है यहाँ से नीचे वाली साइड पर। अच्छा, अब क्लिनिकल फीचर पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आएगा? पेशेंट को ब्लड विजन हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। विजुअल एक्यूटी डिपेंडिंग अपॉन के कितना मैक्यूलर का इन्वॉल्वमेंट है, मैक्यूलर एरिया का इन्वॉल्वमेंट है, वो उतनी ज़्यादा डिक्रीज हुई होगी। उसके अलावा फ्रंटल एग्जामिनेशन पे हमें एडिमा और हेमरेज नज़र आ रहा होगा। सेकेंडरी ग्लोकोमा रेयरली डेवलप हो सकता है, प्रोग्नोसिस इसका काफ़ी हद तक गुड होता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं? मैक्यूला के अंदर एडिमा डेवलप हो रहा है कि जो वेसल्स हैं उनमें से फ्लूइड बाहर की तरफ आने लग गया, तो एडिमा डेवलप हो सकता है। नियोवास्कुलराइजेशन भी कभी कभी हो सकती है। अब ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट सबसे पहले एक तो हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि अगर विजुअल एक्यूटी 6/9 है और कोई भी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इस केस में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। या अगर विजुअल एक्यूटी 6/12 तक चली गई है तो हम ट्रीटमेंट परफॉर्म करेंगे, जैसे एंटी विट्रियल हम एंटी वेजेफ देंगे। इंट्राविट्रियल एंटीवाइजर्स क्या करेंगे कि जो न्यू वेसल्स बनी हैं उनको, उनकी फॉर्मेशन को कम करवा देंगे, जिसकी रिजल्ट में जो न्यू वेसल्स होती हैं वो हमें पता है कि फ्रेजाइल होती हैं। फ्रेजाइल होने की वजह से उनके अंदर से रिकरेंट हेमरेजेस हो रहे होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करेंगे। दूसरा, लेज़र फोटोकोएगुलेशन से हम जो वेसल्स के अंदर से लीकेज वाले एरियाज होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं और जो स्कीमिक एरिया होता है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये हम ग्रिड पैटर्न में भी करते हैं। ग्रिड पैटर्न का क्या मतलब है? जहाँ पर हमने पढ़ा था ग्रिड पैटर्न, ये वाला ग्रिड पैटर्न होता है, तो ग्रिड पैटर्न में हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये हम डिफ्यूज़ केसेस में कर रहे होते हैं। और अगर स्कैटर की बात करें तो अगर नियोवास्कुलराइजेशन होगी तो हम स्कैटर फोटोकोएगुलेशन करते हैं। इसके अलावा हम इंट्राविट्रियल स्टीरॉयड्स भी देते हैं ताकि हम जो एडिमा डेवलप हुआ है मैक्यूला वाले पोर्शन में उसको कम कर सकें। तो ये इसके ट्रीटमेंट की बात होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन की बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।